हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए हम सुपर टेट सफलता सीरीज को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं आपके करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, संविधान, यूपी जीके प्लस यूपी करंट अफेयर्स। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश में दो बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्तियां की गई। एक तो 69,000 शिक्षक भर्ती, दूसरी 68,500, जिसमें से 22,000 पद जो हैं ये खाली रह गए। और ये बात सामने आ रही है अभी कि जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें ये 22,000 पद ऐड किए जाएंगे। सितंबर के महीने तक ये शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले यूपी टेट की परीक्षा आपकी होगी। और यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा की तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। तो चलिए हम अपनी इस सीरीज़ को इन परीक्षाओं के लिए अच्छे से शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ चेक कीजिए आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखिए। 30 जून 2021 को कौन उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किए गए हैं? सीनियर आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल, ऑप्शन डी मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, लेटेस्ट है बिल्कुल करंट अफेयर ये आपके लिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आज का। 23 जून 2021 को कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे कि रेबीज नाम की जो बीमारी है होती कैसे है। तो ये बीमारी जो पागल जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये अगर किसी मनुष्य को, किसी इंसान को काट लेता है तो उनके लार में एक वायरस मौजूद होता है जिसे रेबीज़ वायरस बोलते हैं। और ये रेबीज़ वायरस क्या करता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसको इन्फेक्टेड करता है। और जो मानव है, ह्यूमन है, इसको सबसे ज़्यादा जो रेबीज़ का संक्रमण है वो 99% जो होता है वो कुत्ते इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुत्तों के थ्रू होता है। अगर हम बात करें भारत के सभी राज्यों की, तो इसमें जो गोवा राज्य है भारत का, गोवा में क्या हुआ, पिछले 3 साल के दौरान एक भी रेबीज़ का मामला नहीं आया है। जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, याद रखिएगा गोवा के मुख्यमंत्री सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, इन्होंने रेबीज़ मुक्त किया है किसको, गोवा को, ये अनाउंसमेंट की है। तो ये भारत का पहला स्टेट है जो रेबीज़ मुक्त हुआ है, गोवा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण एयरपोर्ट सर्विस के लिए एसीआई डायरेक्टर जनरल का रोल ऑफ एक्सेलेंस सम्मान देने की घोषणा की गई है? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जिसको हम CIAL कह रहे हैं, ऑप्शन सी, जो CIAL है, कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इसको अपनी बेहतरीन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एसीआई डायरेक्टर जनरल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान देने की घोषणा की गई है। एसीआई क्या होता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है। ये जो काउंसिल है, इसने ये क्या है एक्चुअली, जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, ये हवाई अड्डों का एक संचालक है। इसी ने क्रिएट किया है रोल ऑफ एक्सीलेंस, और ये किसको मिला है इस साल? कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। नेक्स्ट वन, 29 जून 2021 को आईसीसी ने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 के आयोजन के संदर्भ में अनाउंसमेंट की है। आईसीसी के द्वारा की गई घोषणा के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पर तथ्य सही नहीं है? यानी 3 जानकारियाँ आईसीसी T20 विश्व कप के बारे में यहाँ सही हैं, एक गलत है। बतानी है कौन सी गलत है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, आईसीसी के द्वारा, आईसीसी ने जो है घोषणा की है कि भारत में जो कोविड-19 है, इसकी स्थिति के कारण जो इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE प्लस ओमान में किया जाएगा। ये बात ठीक है बिल्कुल। बीसीसीआई इस आयोजन का मेजबान नहीं होगा, ये बात गलत है और आपको गलत वाला ही बताना है। इसका आंसर क्या होगा? बी। तो जो बीसीसीआई है इस आयोजन की मेजबानी करेगा, इसका मेजबान बना रहेगा। T20 विश्व कप
जो है वो 17 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक चलेगा और इस मैच का आयोजन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, शारजाह और ओमान क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड में होगा। ये बातें सही हैं, तो हमको जो गलत बात है इसमें जो सही नहीं है वो ही सेलेक्ट करनी है। प्रश्न अगला, 1 जुलाई 2021 को देश भर में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले ये जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये क्लियरली मेंशन है प्रश्न में ही। अगर आपसे पूछे वन महोत्सव सप्ताह जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जुलाई 1 से सप्ताह है, तो जुलाई 1 से जुलाई 7 तक, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह को प्रत्येक वर्ष जो है हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले वर्ष 1950 में, सबसे पहले वर्ष 1950 में उस समय के पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे रफ़ी अहमद किदवई। इनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहला वन महोत्सव मनाया गया था। ये नाम भी याद रखेंगे। अब देखिए, जो पहला कब हुआ था? पहला वन महोत्सव हुआ था 1950 में। उस वक्त पर्यावरण मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। और अब मनाया गया है 2021 में। अब कौन है पर्यावरण मंत्री? ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। 18 से 19 जून 2021 के मध्य भारत और यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के बीच में कहाँ पर संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास हुए हैं? इसका आंसर होगा गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। नेक्स्ट, हैब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू हैं? सबसे पहली बात, ये जो परियोजना है कर्नाटक राज्य में स्थित है, संबंधित है कर्नाटक राज्य से, ये बात सही है। इस परियोजना को, जो हैब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना है, यहाँ पर एक झील है, कर्नाटक में एक झील है जिसका नाम है सिंगनायकन हल्ली झील। इसके पुनरुद्धार के लिए इस परियोजना को लाया गया है, ये वाला सही है। जंगलों के विस्तार से ये संबंधित नहीं है। और जो पर्यावरणविद हैं वो इस परियोजना का एक्चुअली विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत जो है 6000 से अधिक पेड़ों को काटा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? समर्थन कर रहे हैं। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं। तो इसमें पहला सही हो जाता है और तीसरा सही हो जाता है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। ILO और यूनिसेफ ने जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बाल श्रम वैश्विक आकलन 2020 के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उनको बताना कौन से सही है। तो चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड की रिपोर्ट जारी की गई है। दुनिया भर में अगर आप देखोगे बाल श्रम में जो बच्चे शामिल हैं उनकी संख्या अब 160 मिलियन हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं बाल श्रम में किस एज के पाए गए हैं? वो 5 से 11 वर्ष के। इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि पाई गई है। और जितने भी बच्चे बाल श्रम में हैं और सबसे ज़्यादा जो बच्चे लगे हुए हैं किस फील्ड में कार्य कर रहे हैं? ये कृषि में है। तो याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल बाल श्रम है या जो बाल श्रमिक हैं उनकी संख्या 160 मिलियन है, जिसमें से 70% या 112 मिलियन इक्विवेलेंट है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इनमें से जो है सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाल श्रम की सर्वाधिक संख्या शहरों में है, ये बात गलत है। जो बाल श्रम है इसमें सबसे ज़्यादा संख्या गांवों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में। बाल श्रम की स्थिति में जो लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक प्रचलित है। तो बाल श्रम में जो है ज़्यादातर जो कौन लगे हुए हैं? मेल चाइल्ड। तीसरा स्टेटमेंट सही। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के साथ कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। किस स्टेट के द्वारा या किस UT के द्वारा? 8 जून 2021 को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL ने क्या किया है? जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इस लद्दाख के साथ जो है इसको कार्बन न्यूट्रल
बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य लद्दाख को स्वच्छ और हरित केंद्र शासित प्रदेश बनाने का है। चलिए, ये तो हो गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब शिफ्ट करते हैं अपने स्टैटिक जीके पर। और यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित राज्य कौन सा है? एक नदी का नाम आपने बहुत सुना है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये नदी जो है, जब बारिश का मौसम होता है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से इसका पानी बाहर आसपास के क्षेत्रों में आ जाता है और ये भारी तबाही मचाती है। और ये नदी बाढ़ आ जाने के कारण, इसमें पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है। और लगातार अगर ये मार्ग अपना बदलती जाएगी, परिवर्तन करती जाएगी मार्ग में, तो इससे क्या होगा, जो आसपास के गांव हैं या जो भी लोकल एरिया में बसे हुए लोग हैं, उनको यहाँ पर बहुत हानि पहुँचती है। तो ये स्टेट कौन सा है? बिहार है, ऑप्शन सी। कई सारी परियोजनाएं इस नदी पर बनाई गई हैं ताकि इसके वाटर को कंट्रोल किया जा सके, यानी इसके वाटर को जो स्तर बढ़ जाता है उसको डाइवर्ट करके दूसरे एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में भेजा जा सके जहां पानी की कमी है। जो लेटेराइट मिट्टी होती हैं उसका प्राधान्य कहाँ पर है, यानी ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लेटेराइट सॉइल। इस मिट्टी में ह्यूमस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो लेटेराइट मिट्टी होती है, ये काजू जैसे चाय, आपकी जो कहवा, इस खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। भारत में ये मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेश में मिलती है, जो ऑप्शन बी है। ये तटीय प्रदेश कहाँ पर हैं ये? तो आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम जैसे क्षेत्रों में ये मिलती है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, यानी कौन सी रिवर पर, नदी पर बनी हुई है तुलबुल परियोजना? इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे ये है तू झेल, ठीक है, ये क्या है? तू झेल, मतलब जो ये तू है इसका मतलब है तुलबुल परियोजना, और झेल से मतलब होता है यहाँ झेलम से। तो ये जो है झेलम रिवर पर बनी हुई है ये परियोजना। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन संभव है जिस पर आज हम हैं। इसके अलावा जो बाकी ग्रह हैं, इनमें से कोई एक ऐसा ग्रह भी है जहाँ पर पॉसिबिलिटी है जीवन होने की। वही बताना है कौन सा है। इसको आप जानते हैं मंगल के नाम से या मार्स। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसको, प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? वृहत मतलब सबसे बड़ा, वृत्त मतलब सर्कल। ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री का देशांतर है। 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर, यानी प्राइम मेरिडियन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसके ठीक पीछे आता है आपका, इसके ठीक पीछे आएगा आपका 180 डिग्री का देशांतर। ठीक है, यहाँ इस पर शो नहीं कर सकते क्योंकि ये 2D फिगर है। तो इसके पीछे जस्ट 0 डिग्री के पीछे जो देशांतर आता है, और ये दोनों लगभग जब कंप्लीट होते हैं तो ये 180 डिग्री और 0 डिग्री मिलकर एक सबसे बड़ा सर्कल फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ये देशांतरों की बात चल रही है, यानी लॉन्गिट्यूड्स की। और अगर लैटिट्यूड में देखोगे तो जो 0 डिग्री इक्वेटर, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है या इक्वेटर है या विषुवत रेखा, ये सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। ठीक है, अगर अक्षांश रेखा पूछोगे तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी, देशांतर पूछोगे तो 180 डिग्री का और 0 डिग्री का मिलकर के। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? बेहद इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए, तो इससे कई सारे प्रश्न भी कनेक्ट होते हैं। आपने सुएज कैनाल का, यानी सुएज नहर का नाम सुना है, पढ़ा है इसको। तो ये क्या है? अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है ये, यानी किन 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है? तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती है या एशिया अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, सुएज कैनाल या सुएज नहर। दूसरा, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये क्या करती है? सेपरेट करती है या इनको दोनों को जोड़ती है, ये जोड़ेगी इनको। ठीक है, तो देखो ये संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कही जाती है, ऑप्शन डी।
इस नहर के थ्रू ही जहाज़ों के माध्यम से जो है व्यापार किए जाते हैं। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? जो सी वाटर होता है उसमें जो सैलिनिटी होती है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होती है? देखो इसमें कई तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मिलता है इसमें क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की बात कर रहे हैं हम। तो ये कितना होता है? 77.8%। इसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है लगभग 11%। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक है, लगभग 5%। चलिए तो इसका आंसर अब आप कर लेंगे ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला देखेंगे, यहाँ पर अग्रणी उत्पादक हैं और ये पदार्थ हैं, जिससे प्राकृतिक, इधर पदार्थ हैं और इधर अग्रणी उत्पादक। भारत किस में सबसे ज़्यादा, विश्व में आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पर जो भारत है सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। फिश में सबसे ज़्यादा अगर आप प्राकृतिक रबर, नेचुरल जो रबर है इसका प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? थाईलैंड के द्वारा। एक्चुअली 3 कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये तीनों मिलकर के 70% जो रबर है इसका उत्पादन करते हैं ग्लोबली, समझे। और इनमें से भी जो मैक्सिमम है वो थाईलैंड में है। 2 हो गए। और पेट्रोलियम में आप जानते हैं ये क्या है? सऊदी अरेबिया। ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उन्हीं के हिसाब से सोचना है। जो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है पहले तो। आयरन और बचता है तो वो चाइना। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। चलिए यहाँ पर आपको आ सकता है 2011 भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, बट ये 91 का डेटा दिया हुआ है। तो पहले 2011 का देखेंगे, जो स्टेट्स यहाँ अवेलेबल है इन्हीं का देखेंगे। तो ये 2011 का डेटा है। पश्चिम बंगाल का 1028, तमिलनाडु का 555, महाराष्ट्र का 365, आंध्र का 308। अब हम बात करेंगे किसकी? 91 वाले डेटा की। इन्हीं स्टेट्स की देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल का 91 में था 767 और तमिलनाडु का रहा 429। और अगर आप महाराष्ट्र का देखोगे 257, यानी इन सब में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, 242, ठीक है। तो यही है इनका अवरोही क्रम। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो इनका परसेंटेज भी आप देख लीजिए, 45.2, 48.4, 42.6। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? देखिए ये प्रश्न पूछने का थोड़ा सा अच्छा सा फ्रेम है। जो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बीमारू राज्य कौन से हैं, ठीक है। बीमारू राज्य में जैसे बी मारू की ये जो फुल शॉर्ट फॉर्म है, इसमें BI फॉर है बिहार, ठीक है, बिहार स्टेट। जो 4 राज्य आते हैं बीमारू स्टेट्स में, MA फॉर है ये मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान एंड U फॉर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या है? ये बीमारू राज्यों में शामिल है। बीमारू स्टेट इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो है GDP में बहुत पिछड़ापन दर्शाया था, इस वजह से। तो एक्चुअली इनके जो नामों के 2-2 लेटर्स ले लिए हैं एक तरीके से। ये कह सकते हैं कि भारत के पिछड़ेपन में सबसे ज़्यादा सहयोग इन्हीं राज्यों का होता है। तो इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ घनी आबादी बतानी है, मतलब इनका जो 2011 की सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इनका आपको जनसंख्या घनत्व पता होना चाहिए, ठीक। तो जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है ये पूछ रहा है आपसे सवाल में। तो देखिए बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106, 236 मध्य प्रदेश का, राजस्थान का 200, 829 उत्तर प्रदेश का। सबसे घनी आबादी यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा कोई क्षेत्र है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जो 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबा हो और उसमें बसने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार में है।
भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये मूल अधिकार हैं। राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि आर्टिकल 19 क्या है? ये राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये इनसे थोड़ा डिफरेंट हो गया इन्हीं आर्टिकल से। तो आर्टिकल 19 इसकी क्या है? ऑड वन आउट है एक तरीके से, ये आप समझ लीजिए। इंटर स्टेट काउंसिल्स का निर्माण का सोर्स क्या है? अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है संविधान ने कि वो अंतर्राज्यीय परिषद का क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं। तो ऐसा संविधान में लिखा है, तो ये संवैधानिक प्रावधान है। जोनल काउंसिल होती हैं, जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं, इनका सृजन कैसे हुआ है? तो ये भी क्या हुआ है? संसद ने कानून बनाकर इसको बनाया है। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्रों को 5 जोनल काउंसिलों में बांटा गया है। ऑप्शन बी, जिसमें कौन कौन सी? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय, ये 5 जोनल काउंसिल्स हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो धन विधेयक है, मनी बिल है, इसको परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 110 परिभाषित करता है किसको? धन विधेयक को। तो कोई भी बिल, मनी बिल तब होगा जिसमें बात की गई हो किसकी? टैक्स की, यानी कर की, उधार की, संचित निधि की, आकस्मिक निधि की, ठीक है, इन सब की जिसमें जिक्र किया गया होगा वो बिल क्या होगा? ऑटोमेटिकली मनी बिल हो जाएगा। पार्लियामेंट के द्वारा यानी संसद के द्वारा 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? अडल्ट होने की आयु बतानी है, तो एक वयस्क व्यक्ति की 18 वर्ष की आयु जाती है, तो वो क्या है? एक तरीके से वयस्क कहलाएगा। चलिए, इस वाले सेट में हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे सीरीज़ को फिर हम। चलिए, आपकी यूपी जीके की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। साथ ही ज्योग्राफी जो हम डिस्कस कर रहे थे 11वां से 12वां प्रैक्टिस सेट आपका डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज चलता रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, थंबनेल पर आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।